अपने लेक्चर नंबर 2 का इनाम रखा बेटा, कैपिटल गेन लेक्चर नंबर 2। नाम रखते हैं बेसिक्स, कल से हो जाएंगे स्पेसिफिक सर। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? व्हाट इज या टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो व्हाट इज भी नहीं, आप बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। व्हाट इज तो फिर वो डेफिनेशन वाली फीलिंग्स आ जाएगी कि व्हाट इज कैपिटल एसेट्स सर। बेसिक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये कैपिटल एसेट्स कितने टाइप की होंगी सर? जनरली कोई आइडिया ये कैपिटल एसेट्स कितने टाइप की हो? 2 टाइप की हो सर। पॉइंट नंबर 1 दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल। क्या क्वेश्चन बस इतना ज्यादा, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स या टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, सटका, अरे एसटीसीए, बस एलटीसीए सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स सर किस तरीके से डिफाइंड है सर? अगर मैं बात कर रहा हूं बेसिकली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जो भी इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ब्रैकेट में लिखो इक्विटी ओरिएंटेड। म्यूचुअल फंड्स 3-4 टाइप के होते हैं। एक वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो जनरली डेट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो खाली इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड, यानी ज्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पैसा डेट में। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट एक्चुअली यही है। एक मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स लूं तो खाली मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, वो बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, वो घटेगा तो मैं भी घट जाऊंगा। और व्हाट इज द म्यूचुअल फंड? यार 4-5 अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज हैं। मैंने तो म्यूचुअल फंड से क्या खरीद ली? यूनिट खरीद ली, यानी मेरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगा, इवन तो वो 4-5 कंपनी में लगा है। हो सकता है एक डाउन हो तो 3-4 क्या चल रही हो? अप चल रही हो। ठीक है, फिर भी इसका थोड़ा डिटेल्ड मीनिंग भी हो सकता है, अब देख लेंगे अपने मिसलेनियस लेक्चर्स में। इस अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल देखूं तो फिर व्हाट इज द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सर। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। अगर मैं सर इन 3 तरीके की सिक्योरिटीज या एसेट्स की बात करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सब एसेट्स हैं सर, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड खरीदी है, ये तीनों डिसाइड होंगे सर, ये शॉर्ट टर्म बन जाएंगे इफ दे आर हेल्ड फॉर if they are held for 1 year or less, यानी 12 महीने। ये वाला क्यों लगाना है? ठीक है, क्यों लगाना है बेटा? अगर ये सिक्योरिटीज आपने 12 महीने या 12 महीने से जल्दी बेच दी तो ये क्या बन जाएंगी सर? शॉर्ट टर्म। हेल्ड फॉर आपने रखना है कुछ टाइम के लिए, अगर 12 महीने से ज्यादा रख लिया तो ये एसेट्स बन जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। 12 महीने से कम रखा तो ये क्या बन जाएगी? दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। 1 ईयर और लेस, इसमें ऑफ को और बना देता हूं, इसका मतलब मैं ना वो एक्चुअली क्या होता है, जब मन में ना कुछ मैं साइन सोच रहा था कौन से वाला लगेगा, जब वो सोच रहे होते हैं तो फिर यहां कुछ भी लिखा जाता है। थैंक गॉड मर्यादित तो में कुछ लिखा गया। इफ दे आर हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस, 1 साल या 1 साल से कम के लिए एसेट्स रखी होंगी तो क्या बन जाएगी बेटा? शॉर्ट टर्म। तो अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूं इसके बाद ऑल अदर एसेट्स, क्यों सर? ये तो बहुत सारी चीजें है ना, जनरली तो लैंड और बिल्डिंग ही चलेगी पूरे चैप्टर में, ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, आपने उनका जिक्र ही नहीं किया। तो खाली 3 चीजें 12 महीने से डिसाइड होती हैं, ऑल अदर एसेट्स, ठीक है ना? इफ हेल्ड फॉर
24 मंथ और लेस, ठीक, 24 मंथ और लेस। अभी मैं कोई गेन नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो एसेट्स मैंने बेची है वो शॉर्ट टर्म थी या वो लॉन्ग टर्म थी। सर आज अगर मैं ये बिल्डिंग सेल कर दूं, आज का मतलब लेटर से 15 दिसंबर 2025 को, और खरीदी थी मैंने ये 1/1/2024 को, खरीदी कब थी मैंने ये 1 जनवरी 2024 को, तो यानी मैंने इसको 2 साल नहीं रखा या 2 साल से ज्यादा नहीं रखा, तो इसका मतलब ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो डिफाइन करना है या तो बाय 1 ईयर या तो बाय 2 ईयर या तो बाय 2 ईयर। तो फिर व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, भाई जो नेगेटिवली डिफाइंड कर दो, एनीथिंग विच इज नॉट शॉर्ट टर्म इज लॉन्ग टर्म। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स विच इज नॉट शॉर्ट टर्म, विच इज नॉट शॉर्ट टर्म। तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म, 12 महीने या 24 महीने से ज्यादा रखो, और व्हाट इज लॉन्ग टर्म, नहीं सॉरी, ज्यादा रखोगे तो क्या बन जाएगी लॉन्ग टर्म, कम रखोगे इक्वल रखोगे तो क्या बन जाएगी शॉर्ट टर्म। कोई बहुत ज्यादा इसमें हेक्टिक वाला मुद्दा नहीं है। और ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, ये आपने बनाया है अपने ही सेशन का, यानी PY 25-26 का, जहां पर मेजर चेंज है ना, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा जो मेरे लिए नहीं होगा। तो दिस इज फॉर माई सेशन 25-26 दूसरे क्वेश्चन पे आओ सर, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। और यहां आप लिख दो एक बार के लिए बिफोर 23 जुलाई 2024, यानी ये जो मैं नोट कर रहा हूं एक पेज के अंदर 4 एग्जांपल के साथ, ये मेरा पिछले साल क्या हो गया था चेंज। तो इसका मतलब दिस इज नॉट फॉर माई सिलेबस, लेकिन इनकम टैक्स से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पक्का मिलेगी, इसीलिए हम आज ही समझ लेते हैं, ताकि जब कनेक्टिविटी आई तो फिर मेरा नॉर्मल मेरा लेक्चर्स चलता रहे। ये वो डायग्राम हो गया जो हम हर साल पढ़ाते थे, ठीक है ना, 23 जुलाई 2024 से पहले वाला लिखें सर। कैपिटल गेन भी 2 टाइप के होते थे, हेडिंग ही ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। चलो जी, सबसे पहला कैपिटल गेन होता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहला कैपिटल गेन होता था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, व्हेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। शॉर्ट टर्म एसेट्स बेच के जो गेन हुआ है वो क्या होगा बोलो, व्हेन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, STCA इज ट्रांसफर्ड। यानी मुझको समझ आया कि मैंने यार कैपिटल एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से क्या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर आप अलग अलग कर ही क्यों रहे हो, बिकॉज इन दोनों पे जो टैक्स की रेट्स होती है वो क्या होती है अलग अलग। तो जब भी मैं कोई चीज बेचूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके ऊपर STCG हुआ या LTCG हुआ, सो दैट मेरा टैक्स पेबल अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो सके। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट टर्म एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो गेन भी कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और LTCG कब होगा सर, व्हेन लॉन्ग टर्म एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो मैं कह सकता हूं यार आज के दोनों क्वेश्चन अभी तक राइट नाउ बड़े इजी थे सर। 12 महीने 24 महीने से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जोन सी एसेट्स बेची है रिजल्टिंग गेन भी वैसा ही होगा, शॉर्ट पे शॉर्ट और लॉन्ग पे लॉन्ग, लॉन्ग पे लॉन्ग। बस ये लास्ट क्वेश्चन मेरा बच गया, दैट इज कंप्यूटेशन। इनको मैं एक साथ भी बना सकता था, टाइप्स और कंप्यूटेशन, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन वर्सेस कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पूछना है जय कुछ, चलो जी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे है बेटा, ये लो, कंप्यूट कैसे करना है कैपिटल गेन। सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म, सबसे पहले लिखेंगे क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या चाहिए सर, कैपिटल गेन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, कितने का सामान था और कितने में बेचा, इतना ही मैटर है पूरे चैप्टर का, कितने का सामान खरीदा था और कितने में सामान बेचा। तो उसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले सेल कंसीडरेशन,
सबसे पहले सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इज इक्वल टू नेट सेल कंसीडरेशन। ये जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, अगर आपने AS13 या अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया होगा ना, तो आपको समझ आएगा सर। जो खर्चे होते हैं सेल प्रोसीड को कम कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सर, ठीक है ना। तो सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको आप बोलते हैं प्यार से कोआ, COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस, चलो और क्या माइनस कर सकता हूं, कोई कॉमन रफ प्रेडिक्शंस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, मैंने कितने में बेचा ये घर, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1/1/2024 को खरीदा था, जो घर मैंने 1/1/2024 को खरीदा था, आज बेच दिया लेट अस से 15 दिसंबर 2025, बेचा कितने लाख में, 70 लाख में। जिसने घर बिकवाया 1% वो ब्रोकर ले गया, ठीक, कितने हजार, 70,000। रिजल्टिंग नेट सेल कंसीडरेशन दैट इज 69,30,000। क्लियर है। खरीदा कितने में था सर, ये घर मैंने 38 लाख में खरीदा था भाई, -38 लाख, -38 लाख सर। चलो माइनस में और क्या किया जाए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, एक आंसर आया। दूसरा इंटरेस्ट को ही बोलेगा तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा सर, वो बनियों वाली बात ना, कि 38 लाख का लिया था लेकिन सर इंटरेस्ट भी तो दे रहा हूं। और कोई तीसरा, सेल रिलेटेड एक्सपेंस, ये क्या है ऊपर, एक्सपेंसेस ऑन, ये सेल रिलेटेड ही है। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसीलिए डिफाइंड किया गया है। सरकार बोलती है कि जो ट्रांजैक्शन साल 2 साल में हो गई बेटा, हम उसके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखेंगे। क्या हो गया यार, पिछले साल लिया था, इस साल बेच दिया, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, माइनस लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई दो चीज माइनस करने का बेटा, नेट सेल कंसीडरेशन में से एक कोआ माइनस करने का, एक कोई माइनस करने का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोआ और अच्छा, व्हाट इज इंप्रूवमेंट सर, अपन ने वो जो घर लिया था उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बनाया, जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरली क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं कहता हूं 1/1/2025 को उस घर की रिनोवेशंस के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप में अपन ने 10 लाख रुपए और क्या किए, खर्च किए, तो ये 10 भी क्या करने का, माइनस करने का, और जो रिजल्टिंग गेन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो रिजल्टिंग गेन होगा इंक्लूडिंग माइनस, माइनस में आएगा तो लॉस बोल देंगे बस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस रफ एग्जांपल से ये आ गया कितना सर, 21 लाख। सर ये इतना ही इजी है सर, हर क्वेश्चन में ये टेबल आपको कई बार बनानी है, इतनी ही इजी है। कितने में बेचा माइनस कितना खर्चा हो गया, इज इक्वल टू NSC यानी नेट सेल कंसीडरेशन, माइनस कितने में लिया था, माइनस उसके ऊपर कितना और लगा दिया। मेरे हिसाब से रफ कॉमन सेंस भी यही बात बोलती है, हाँ, कि भैया हमने साल 1.5 साल में 21,30,000 रुपए कमा लिए। पॉइंट ठीक है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू कम टाइम पीरियड क्या हो गया, इग्नोर हो गया। हमें लगता है यार वैसे तो देखो अच्छा खासा 3-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन गया होगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा, कि हम पहले 3 साल होते थे, एक्चुअली पिछले साल तक 3 साल होते थे, अभी क्या कर दिया उन्होंने, जनरली 2 साल कर दिया। तो 2-3 साल में भी नहीं था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आज भी नहीं है। लेकिन बात अभी गलत है ना, तभी टाइम क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा रिड्यूस किया जा रहा है। क्लियर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना, इसमें मुझे किसी दूसरे एग्जांपल की जरूरत है ना कोई और, एक बार मेक श्योर कर लो वापस से कोई डाउट किसी के मन में हो नहीं। अगर यही चीज बन जाए सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिखें दूसरा पार्ट सर, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, कॉमन है।
ये पक्का पक्का बेटा मैं जानबूझ के आपको 23 जुलाई 2024 से बिफोर वाला केस करवा रहा हूं। क्या होता था सर? सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट सेल कंसीडरेशन। माइनस, एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल देता हूं, क्या कि मैंने घर लिया था 15 अगस्त 2012 को 40 लाख का, आज बेच दिया मान लो 15 अगस्त 2025 को 80 लाख। नो अदर डिटेल हैव बीन गिवन, जब समझना पहले तो सर ये चीज आपने बेची कब है? 23 जुलाई 2024 के बाद। ठीक, अगर मैं स्टेबल के एग्जांपल में रहना चाहूं तो मुझे जानबूझ के रेट क्या करनी पड़ेगी बेटा? 23 जुलाई 2024 से पहले करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहले। तो मैं एक बार वो प्रीवियस कोर्स समझाने के लिए यहां पर तारीख लिखता हूं 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024। चलो जी, 40 लाख और 80 लाख। तो मैं यहां पर क्या लिखूं सर? मेरे लिए सेल कंसीडरेशन कितनी हो गई? 80। खर्चों की जानकारी नहीं होगी तो क्या मान लोगे? खर्चों की जानकारी अगर नहीं होगी तो क्या मान लोगे? नील। अब माइनस में क्या करोगे? अब समझो सर, 12 में लिया था और 24 में मैंने बेचा। जनरली देखा जाए ना, एक कॉमन सेंस की बात करूं तो मुझे शायद इसमें कोई फायदा नहीं हुआ यार। क्यों नहीं हुआ? 6-7 साल में तो पैसा यार बैंक में भी डबल हो जाता है, और मैंने 12 साल में 40 लाख ब्लॉक करके कितना रिलीज किया है? 80। अगर आप जैसे इसकी मैथमेटिकल निकाल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि कितने परसेंट पैसा कमाया, तो ये साल का बना होगा मेरे हिसाब से 5-6%। साल का कितना बना होगा? 5% बना होगा सर। पूरे साल में 5%, यानी कोई भी कमाई वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ना कॉस्ट माइनस नहीं करते, इनफैक्ट हम माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। हम क्या माइनस करेंगे बेटा? हम माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सरकार ने क्या बोला यार, हम भी मानते हैं कि आपने 40 नहीं कमाए, हम इस 40 लाख को क्या करेंगे? हम इस 40 लाख को इंडेक्स करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? इंक्रीज करने के बाद मान लो ये 60 हो जाए या 70 हो जाए या 80 हो जाए, मान लो ये 80 हो गया एग्जैक्ट, तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस कितना आ गया सर? 0। यानी अपने को एक जगह तो ये वाली रिलीफ चाहिए थी भाई कि 40 नहीं कमाया है, ये बात श्योर है। अब या तो आप इस सेल को कम करो, सेल को पुराने टाइम पे लेके जाओ, या फिर पुरानी कॉस्ट को नए टाइम पे लेकर आओ। उसके जो डिफरेंस को है ना, उसको आप क्या मानेंगे? दैट इज रियल प्रॉफिट सर। और माइनस में ही क्या करूंगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। माइनस में क्या करूंगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। इंप्रूवमेंट लिख दो फिर। माइनस में क्या करो? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बदला क्या? दो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशंस में दो चीजें बदल गई सर। बस सेम डायग्राम मैंने वापस से रिपीट किया है, प्रोवाइडेड यहां पर वर्ड क्या लगा दिया मैंने? इंडेक्स्ड और इंडेक्स्ड। मैंने क्या लगा दिया? इंडेक्स्ड और इंडेक्स्ड। अब चलो इसको सोल्व कैसे करेंगे सर? अब इसको सोल्व करने के लिए आप लिखो इंडेक्सेशन कैसे होगा सर? इंडेक्सेशन लिखने से पहले समझो सर, सरकार ने क्या कर रखा है? इंडेक्सेशन की लिस्ट दे रखी है एवरी ईयर की सर। इंडेक्सेशन क्या दे रखी है? एवरी ईयर की लिस्ट, जिसमें बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 100। बेस ईयर इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा मेरे लिए? 100। और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज बेस ईयर? 2001 2002 2001, ये छोटी सी लिस्ट बना लेना बस। इंडेक्सेशन का स्टार लगाया, उसका मैंने समझाने की ट्राई की व्हाट इज इंडेक्सेशन, कीमत को बढ़ाना। बेस ईयर क्या जाएगा बेटा? बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 100। ये मैंने +1 इंडेक्स में समझा था, या उससे पहले कभी समझाओ, मैथ में अलग बात है। सेकंड, मेरा बेस ईयर है कौन सा सर? 2001 2002। पहले क्या होता था? 1981-82 से स्टार्ट होता था। लेकिन फिर ना एक खासियत होती थी बेस ईयर की कि बेस ईयर ना बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए मेरी वर्किंग से, तो सरकार ने उसको वापस से अमेंड किया 2001 2002। अपना जो सेशन है 2025-26, उसका इंडेक्स है 376 उसका। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो सेशन है उसका इंडेक्स क्या है? 376। एक इससे पिछला साल भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 2024-25। कितना? 363। यानी एज पर गवर्नमेंट अगर माने ना बेटा, 2001 2002 का 100 रुपया
आज के लगभग 4 गुना, लगभग कितने गुना? 4 गुना, या ये मान लो लगभग 3.76 गुना बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो 3 इंडेक्स आपको क्या करने हैं? याद। अब हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें इसके मुकाबले ना कई ज्यादा याद हैं बस। इससे पहले 348 होता था, इससे पहले 331 होता था, उससे पहले 317 होता था। इनको कि 5 साल से टैक्स पढ़ा रहे हैं तो 5 साल के तो अपने आप याद हो गए। स्टार्टिंग में पहले 100 होता था, फिर 104, फिर 109, फिर 113। क्या हमें याद रखने हैं? तो आंसर इज नो। इसके अलावा अगर कोई भी इंडेक्सेशन यूज होगा इन 3 साल के अलावा, वैसे तो मैं ये 3 भी दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ये 3 अपने को क्या करने हैं? याद। इसके अलावा जो भी इंडेक्सेशन यूज होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेपर सेटर कि भाई तुम मुझे सेट करके दो। अब कौन सा सेशन अपन यूज किया? बोलो 2012-13। कौन सा यूज किया? 2012-13। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं टेंटेटिव लिख रहा हूं। 180, ये जो 180 लिखा है अपने को एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 12-13 का मुझे भी याद नहीं है कि 12-13 का क्या होगा। अपने को जो नोट्स मिलेंगे हर किताबों में ये टेबल बनी रहती है 2001-2 से लेकर कब तक की? 25-26 तक की, 25-26 तक की। तो ये हमें गिवन रहेगा। चलो, क्या अब आपकी कोई कॉमन सेंस काम कर सकती है? इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कितना कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ, बताओ। ये रहा क्वेश्चन पूरा। इंडेक्सेशन मैंने आपको बोल दिया, इसका इसका ये और ये डाटा 40 में खरीदी थी, 80 में बेच दी। फाइंड आउट कैपिटल गेन बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। 66,666 का लॉस। तुमने 363 डिवाइड बाय 180 इंटू 40 लाख, 66,666 का लॉस ही आएगा भाई। हर्षने बोला था ये वाली भाई। अच्छा, क्या किया होगा इसने? इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया? एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी इस क्वेश्चन में? 40 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? आप लिखेंगे उसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 40 लाख। कब का है ये कॉस्ट सर? 12-13 का। 12-13 का इंडेक्स कितना था? 180। जब आपने बेचा, बिना लिखवाए इसने क्या लिखा है? जब आपने बेचा, आपने कब बेचा है? 24-25 में कि 25-26 में? 24-25 में। तो आप इंडेक्स भी कहां तक का यूज करेंगे? 24-25 का। 24-25 का इंडेक्स कितना है? 363। यानी उस टाइम का 180 रुपया, 24-25 का 363 रुपया। बात क्या है? बराबर। तो सरकार ने हमें क्या बोला कि यार आपका कैपिटल गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इंडेक्स करते हैं। तो कहना इसे इंटू 363 डिवाइड बाय 180। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन। आपने 40 लाख लगाए थे कब? जब 180 रुपए होते थे। आज वो इंडेक्स कितना है? डबल ही हो गया। मान लो 360 है तो 40 वाला कॉस्ट अप्रोक्सीमेट क्या हो गया? डबल। लेकिन एग्जैक्टली वो 363 कितना आ गया? 80,66,666 या 67 ये है नहीं। कुल मिला के सर लॉन्ग टर्म में हमें क्या आ गया? लॉन्ग टर्म में हमें क्या आ गया? लॉस। दैट इज 66,667। 66,667। तो हमने इंडेक्सेशन कैसे किया? हमने इंडेक्सेशन किया सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू, इसको बोलते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये जो 180 है या 363 है या हमारे सेशन का 376 है, इसको क्या बोलते हैं? आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलियर डिवाइड बाय CII ऑफ परचेजियर। ये फॉर्मूला है इंडेक्सेशन करने का। किसी भी चीज को इंडेक्स कैसे करोगे, ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैंने यहां पर एक्विजिशन लिखा है तो ये फॉर्मूला हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। अगर मैं यहां इंप्रूवमेंट लिख दूं तो नीचे भी मुझे इंप्रूवमेंट लिखना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट ईयर। फिर ये फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। यानी एक जनरल फॉर्मूला होगा किस चीज को? इंडेक्सेशन करने का। तो एक बेसिक एग्जांपल ऑफ इंडेक्सेशन आपको समझ आया? एक और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक? अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं, कई बार इंतजार ना होना या थ्यावस ना होना, 24-25 या 25-26 में ना ये इंडेक्सेशन सरकार ने क्या कर दिया? हटाई दी। बात ही खत्म कि हम इंडेक्सेशन करेंगे नहीं। अगर यही क्वेश्चन मैंने 25-26 में किया होता, सुनो, यही क्वेश्चन मैंने 25-26 में किया होता तो व्हाट इज योर गेन? 40 लाख।
चलो यार, ये तो फिर नाइंसाफी हो गई। इसका मतलब 24-25 तक आप कह रहे थे क्या कमाए हैं? 66,666 केवल, वो भी घाटा, सॉरी कमाया का है, वो भी माइनस। अगर यही घर आपने आज बेच दिया आज, तो व्हाट इज कैपिटल गेन? 40। क्या लगता है? तो बड़ी नाइंसाफी हो गई यार, बहुत तगड़ी नाइंसाफी होगी। क्यों? हाँ, कुछ तो फिर रिलैक्सेशन दो। पहले टैक्स रेट कितनी होती थी? 20%। अभी कितनी रह गई वो? 12.5। अभी कितनी रह गई वो? 12.5। चलो ये तो हम समझेंगे ना, ये तो जो हमने पढ़ना है वो मैंने बताया कि ये इंडेक्सेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं। पिछले साल तक था, किसी किसी क्वेश्चन में आएगा। अच्छा, अगर बिल्कुल हट जाता, सुनो, बिल्कुल हट जाता, तो क्या गवर्नमेंट इस साल का इंडेक्स देती मेरे को? फिर वो देती ना 25-26 का, 376। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। चलो, अभी राम कहानी वापिस चल रही है 23 जुलाई 2024 तक का दूसरा एग्जाम्पल। थोड़ा मैथमेटिकली मैं इसको स्लो मैनर में सोल्व करूंगा, सो दैट सबको समझ आए कि क्या होता था। मैंने 11 तारीख है ये, को घर लिया 11 लाख का बेटा। मैं तो ये भी करा था बेटा 11:11 पे, ठीक। 11 लाख का क्या लिया? वैसे ही बोल दिया, कुछ कुछ भी तारीख बोल सकते थे आप। 11/11/11 को घर लिया 11 लाख का। 17 दिसंबर 2017 को 6 लाख रुपए उसमें कर दी इंप्रूवमेंट। 6 लाख उसमें क्या कर दी मैंने? इंप्रूवमेंट। क्लियर? एक और 12 अप्रैल 2024 को सोल्ड आउट फॉर 70 लाख। सोल्ड आउट फॉर 70 लाख विद 2% ब्रोकरेज, विद 2% ब्रोकरेज। फाइंड आउट एलटीसीजी, और उसके लिए मैं आपको कुछ इंडेक्सेशन भी दूंगा क्योंकि आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये कौन से दिन हो 11-12 हो गया, फिर मैंने 180 बोल दिया। 17-18 को 250 बोल दिया। 24-25 को 363 बोल दिया। 25-26 की आपको जरूरत है नहीं। अच्छा, मैं ये जानता हूं आधी से ज्यादा क्लास बड़े आराम से इसका एलटीसीजी निकाल देगी यार कि कितना एलटीसीजी हुआ, कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। सब्जेक्ट मैटर तो इतना ही था वैसे, क्यों हर्ष? ये वाला कितना आया? 11 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 180, 22,18,333। और ये आया 8,71,200, और माइनस करने के बाद एलटीसीजी में गेन ही आया होगा सर 37,77,467, 37,70। चलो अच्छा, एक काम करना, ये वर्किंग ना सारे मैं चाहता हूं एक बार तो आप अपने हाथ से सोल्व करना। क्या सबका 37,70,467 आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैट्रिक्स ओके। क्या होता था? सरकार ने टैक्स रेट थोड़ी हाई रख रखी थी, हाई 20%। टैक्स रेट थोड़ी हाई रख रखी थी, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता था किस चीज का? इंडेक्सेशन। यार 11 में खरीदा था 22 मान लेते हैं, 11 में खरीदा था 22 मान लेते हैं। आपने 6 लाख लगाए थे 8 या 9 मान लेते हैं, और आपका गेन क्या हो जाता था? जिससे कम, आपका गेन जिससे क्या हो जाता था? कम, लेकिन टैक्स रेट क्या होती थी? ज्यादा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया? उस पर्टिकुलर तारीख को 23 जुलाई को इंडेक्सेशन हटा दिया, जिससे गेन क्या हो जाएगा? ज्यादा, और टैक्स क्या हो जाएगा? कम। टैक्स क्या हो जाएगा? रेट वाइज क्या हो जाएगा? कम। अभी समझेंगे सर। चलो, मैं अपने कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी पे था, विच वर्क बिफोर 23 जुलाई 2024। अभी बनाना मत, ये डायग्राम आज की डेट में बनाना होगा तो क्या होगा बेटा? ये हटा दूंगा बस, ऑब्वियसली बात है, इंडेक्सेशन वर्ड हटा दूंगा, बात क्या हो जाएगी? खत्म। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ और फेस द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है आपको।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 4 एग्जाम्पल होते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अब मैं 2 ही चीजें ले रहा हूं जस्ट। घर अपने लिया था बेटा 25 दिसंबर 1991 को, 6 लाख का। 25 दिसंबर 1991 को घर लिया था, कितने लाख का? 6 लाख का। और मैंने इसको 23 मई, देखो मजबूरी हो रखी है हर बार जानबूझ के उस तारीख से पहले की तारीख लेनी पड़ रही है, बेच दिया कितने लाख में? 70 लाख। नो अदर इंफॉर्मेशन, NOI, कंप्यूट LTCC। नोई का मतलब नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन। एक प्रॉब्लम तो आ रही है सर, आज का इंडेक्स आप ना तो हम याद कर लेंगे 363, ठीक है ना, पिछले साल का हमें याद करना पड़ता है, उससे पहले की कोई मेरी मजबूरी नहीं है। चलो 91-92 का इंडेक्स नहीं बताया सर आपने इस क्वेश्चन में, 91-92 का इंडेक्स था ही नहीं, बिकॉज इंडेक्सेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2001-2002। स्टार्ट तो 81-82 से हुई थी, लेकिन वो 20 साल का जंप कर दिया तो वो खत्म हो गया। पहले 81-82 का 100 होता था, ठीक, 81-82 का क्या होता था? 100। चलो अब अगर मैं नॉर्मल जाऊं, जैसे तुमने किया होगा, शायद हाई होप्स हो, तुमने किया होगा सेल कितने लाख? 70 लाख, माइनस खर्चा खुर्चा है नहीं तो इंडेक्स कोवा कितना किया होगा तुमने? तुमने किया होगा 6 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू पूरा पूरा। क्लियर? LTCC। ये कुछ गड़बड़ इसके अंदर हो सकती है क्या? अब हर्ष मंजल कह रहे हैं सर ठीक है, आप 1-2 से आपने कॉस्ट को इंडेक्स कर दिया, लेकिन मैंने तो कब लिया था अपना घर? 1991 में लिया था। अब 1991 में लिया था तो मेरे 10 साल तो क्या चले गए भाई? पानी में चले गए। 10 साल क्या चले गए, इसका मतलब पानी में चले गए। नहीं, उसका भी एक ट्रीटमेंट आप करेंगे। ये चीज आप लिखेंगे नोट्स में। अगर आप एग्जाम्पल नोट नहीं कर रहे हो ना, तो खाली उस कंप्यूटेशन के नीचे नोट्स डाल दो बस, एक नोट्स। और जरूरी नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP नोट्स। If assets is purchased बिफोर 1 अप्रैल 2001, इफ एसेट्स इज परचेज्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं आपको दूंगा एक ऑप्शंस। क्या आप कंसीडर करो, या तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस एग्जांपल में कितनी थी? 6 लाख। इस एग्जांपल में कितनी थी? 6 लाख। अगर मैं कहीं से भी 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू पता कर लूं, ठीक है ना, अगर लिखने से पहले इस एग्जांपल में मैं आपको एक वैल्यू और दे देता, शायद कि 1 अप्रैल 2001 को इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 10 लाख। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो क्या बिना कुछ समझाए भी शायद तुम 6 की जगह 10 ले लेते क्या? शायद मैं ले लेता यार। हाँ, लिया था 6 लाख में, 1 अप्रैल 2001 जब से आपने इंडेक्सेशन स्टार्ट किया उस दिन कीमत कितनी थी? 10 लाख। तो तुम क्या करते? शायद तुम 10 लाख को इंडेक्स करते, शायद सारे ना करते तो आधे करते। लेकिन पॉइंट बिल्कुल सही है सर, अगर आपने अपनी एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद ली तो एसएससी को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कॉस्ट में क्या ले सकते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर क्या ले सकते हो? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो भी क्या हो सर, ज्यादा हो। आपने लिया कितने में था ये वाला घर? 6 लाख में। आपने लिया ये घर कितने लाख में था? 6 लाख में। लेकिन 1 अप्रैल 2001 को ये घर कितने का चल रहा था? 10 लाख का। और आपने आज बेच दिया कितने लाख में? 70 लाख में, या जो भी मेरा एग्जांपल था वो। तो इसका मतलब कॉमन सेंस इज दैट कि हमें जो कॉस्ट लेनी है वो 6 नहीं लेनी, वो क्या लेनी है? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा फिर वो क्या जाएगा? बेचा कितने में? 70 में। लिया कितने में था? नोट 6 में, इनफैक्ट 10 में। इनफैक्ट कितने में? 10 लाख में। 36,30,000 शायद। हाँ, ये 36-30 और वो 33-70।
वो 33। क्लियर मैसेज? ये ऐसा नहीं है कि ये सब डिलीट हो गया, डिलीट क्या हुआ है? ओनली इंडेक्सेशन। डिलीट क्या हुआ है? ओनली इंडेक्सेशन। ये मेरे सिलेबस का भी पार्ट है। कभी आपको लगे कि सर आपने तो पहले ही बोल दिया था ये पिछला साल है, ना 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 बेटा, पढ़ना अपने को, ये सारा है, ये तो काम आएगा ही ना। आज बेचा होगा मान लो घर, आज तो भी कीमत तो क्या मानी जाएगी? 6 या 10? 10 ही मानी जाएगी। इंडेक्स ना करना। आज और कल में तो इतना फर्क हो गया। कल इंडेक्स होता था, आज इंडेक्स नहीं होता। आज इंडेक्स नहीं होता। क्लियर है? किसी को डाउट इस बात में हो? चलो एक और इसके अंदर सब नोट डाल दो। ये जो एफएमवी है ना, एफएमवी, इट कैनॉट एक्सीड, इट कैनॉट एक्सीड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया चैप्टर है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना वो खुद बोल पड़ेंगे वाकई एक नंबर का चैप्टर था सर। ठीक है ना? जो अच्छा पढ़ रहे हैं, रीजनेबल भी पढ़ रहे हैं, जो वापस देखना मैंने क्या लिखा, फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना, इट कैन नॉट एक्सीड एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 भी लिख लो। गलत क्यों है? बिल्कुल भी गलत नहीं है अंकित। क्यों गलत नहीं है यार? फेयर मार्केट वैल्यू, आज मैंने घर बेचा और मैं कह दूं सर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 28 लाख थी। फेयर मार्केट वैल्यू को कई बार प्रूव करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट अच्छा क्या होती है, जनरली एज ए थंब रूल गवर्नमेंट एफएमवी और एसडीवी को आसपास ही रखते हैं भाई, और रखना भी चाहिए। आप लोगों को रखना भी चाहिए। मैंने क्या बोला इस छोटे सब नोट में, एफएमवी जो ये है ना सर, इट कैन नॉट एक्सीड क्या? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यानी अब अगर उस ऊपर वाले एग्जांपल में मैं एसडीवी और लिख दूं कि 1 अप्रैल 2001 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस वाज 11 लाख, अब बोलो क्या फर्क पड़ेगा मेरे क्वेश्चन? अभी 10 लाख के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, क्योंकि रूल क्या है? एक्चुअल और एफएमवी विच एवर इज हायर, और एक्चुअल एफएमवी या एफएमवी कैन नॉट एक्सीड एसडीवी, तो सही है, वो तो नीचे ही है भाई 10 लाख। तो अगर एसडीवी 10 लाख से ज्यादा है, मैं कहता हूं सर मेरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख थी, गवर्नमेंट सोच रही है हमारी नजर में तो 11 ही थी, गवर्नमेंट सोच रही है हमारी नजर में कितनी थी? 11, तो मैं आपकी बात पे डाउट ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस दिन हो 8 लाख, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस दिन कितनी हो 8 लाख, तो फिर फंडामेंटल चेंज हो गया सर। एक तरफ मैं 6 लिखूंगा और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? 10 नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो कितना लिख पाऊंगा सर? 8। या मैं उसको चेंज भी कर सकता था, एफएमवी और एसडीवी, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन आपने क्या लिखा? आपने लिखा अगर एसेट्स परचेज हुई है इस तारीख से पहले, तो फिर व्हाट विल बी द कोवा, व्हाट विल बी द कोवा, एक्चुअली कोवा और एफएमवी विच एवर इज हाई। तो होप सो 6 और 10 में 10 क्यों लिया वो भी लॉजिक क्लियर है। 6, 10 और 11 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो 10 क्यों लिया वो भी क्लियर है। और बाय चांस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 8 है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? 6 को 10 तक नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे कहां पर? केवल 8 पर। रोक लेंगे कहां पर? केवल 8 पर। क्लियर? चलो एक नोट अपने को और डालना है इसके अंदर, बस नोट नंबर 2। उससे पहले एक एग्जांपल मैंने लिया, नोट नंबर 2 लिखवाने से पहले। मैंने घर खरीदा था 1995-96 में 20 लाख का, 20 लाख का, ठीक। 98-99 में उसके ऊपर खर्च कर दिए कितना? 10 लाख। इंप्रूवमेंट नंबर 1, इंप्रूवमेंट नंबर 1। 2005-6 में 20 लाख रुपए और खर्च कर दिए, इंप्रूवमेंट नंबर 2, इंप्रूवमेंट नंबर 2। 23 अप्रैल 2024 को बेच दिया 120 लाख में, 120 लाख में। एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी थी? 55 लाख। घाटा तो तगड़ा हो गया, 55 लाख। और अगर मैं आपको इंडेक्सेशन दूं, जो कि मेरा फर्ज है, ये नहीं था, ये नहीं था, ये 120 ले लो बेटा, ये 363 ले लो, कैलकुलेट एलटीसी। चलो जी, मैंने करवाया क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज सेल कंसीडरेशन? कोई डाउट है क्या उस बात में? नहीं, 120 लाख। व्हाट इज सेल कंसीडरेशन? 120 लाख। कोई भी डाउट नहीं है। बी विद इन फॉर्मेट, स्टार्ट विद सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस। नहीं है, अगर नहीं है तो यही क्या बन गया मेरा? नेट सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कोवा। इतनी बात होगी बस, माइनस इंडेक्स्ड
अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैं लेने जाऊं तो मैंने देखा यार ये तो 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया गया है 20 लाख। और पॉइंट क्या है, अगर जो चीज 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा एफएमवी देख लो उसकी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 जो कि कितनी है सर 55। तो 20 और 55 में से विच एवर इज हाई, 55 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 363 सबके लिए ओके है? बोलो जी कितना, 199 लाख 65,000, 1 करोड़ 99 लाख कितना 65,000। क्लियर था सबके लिए? ये वाला पॉइंट सोल्व हो गया। 1998-99 में मैंने इंप्रूवमेंट करवाई 10 लाख रुपए की, माइनस मुझे क्या करना है बेटा, इंडेक्स्ड कोई, यस और नो, 10 लाख शुड बी कंसीडर्ड, हाँ या ना? ना, क्यों ना सर? अच्छा, कॉमन सेंस काम कर रही है कि सर जो फेयर मार्केट वैल्यू 55 हुई है वो इंप्रूवमेंट होने के बाद ही हुई है, इसका मतलब वो इंप्रूवमेंट होने के बाद हुई है। कुछ चीजें मेरी कॉमन सेंस के दायरे में होती है, कुछ उसके बाहर होती है। तो अभी मुझे ना कॉमन सेंस से ये पॉइंट लग रहा है क्या कि 98-99 में जो आपने इंप्रूवमेंट करवाई है 10 लाख, 20 प्लस 10 30, उस 30 का वैल्यूएशन कितना हुआ सर 55। तो इसका मतलब नोट नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा, ऑल इंप्रूवमेंट, ऑल इंप्रूवमेंट जान मुझे लिखा डन बिफोर 1 अप्रैल 2001, डन बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टोटली इररेलेवेंट। इज टोटली इररेलेवेंट इन एनी ऑफ द केसेस। भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, हर तेरे मन में जो विचार चल रहा है मैं समझ गया। तो ये कह रहा है सर ये 20 प्लस 10 30 लगा के वैल्यू अभी 22 लाख ही रह गई, या 12 लाख रह गई, या 8 लाख रह गई। ठीक, यही कहना चाह रहा था एग्जैक्टली। ठीक, अभी लिखो ऑल इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टोटली इररेलेवेंट। सरकार कहती है यार हम वो नहीं देखेंगे जब हमने आपको बेनिफिट दे ही दिया 1 अप्रैल 2001 का। अच्छा चलो, अभी तो ये कॉमन सेंस आ रहा था, 20 प्लस 10 में क्या ले लिया आपने 30 और 55, यानी मैंने इस 10 को नहीं देखा, मैंने देखा 20 और 55 में से क्या ज्यादा है, दैट इज 55। और इसको हमने क्या कर दिया, जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा है, ऑल इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 2001 इज टोटली इररेलेवेंट। तो ये वाला पोर्शन मेरे लिए क्या हो गया बेटा, टोटली इररेलेवेंट। जब आप लोगों ने कॉमन सेंस से शायद यही किया था ना। उसके बाद 2005-2006 में आ जाओ, आपने कितने रुपए और खर्च कर दिए 20 लाख, डिवाइड बाय वट 120, डिवाइड बाय वट 120 और इंटू 363। बोलो जी कितना जाएगा 60,50,000। ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, और ये बंदे को लॉस आ गया कितना, ये लॉस आएगा जी। अच्छा करना तो यही था, और आप लोगों ने आंसर भी ज्यादातर ने यही बोला। अब अपने वर्किंग नोट नंबर 2 डाला कि 1 अप्रैल 2001 से पहले करवाई हुई इंप्रूवमेंट क्या है, टोटली इररेलेवेंट। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं बदल के इसको 15 लाख कर देता हूं। 15, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले दिया होता तो आपका आंसर थोड़ा गलत हो जाता। क्यों, आप क्या करते, आप करते 20 और 15 में विच एवर इज हाई, 20 में लिया था 15 का रह गया, 15 का रह गया, तो आप क्या बोलते, कॉस्ट कितनी लेते, बोलो जी 20, फिर आप इंप्रूवमेंट का सोचते 10 लाख। शायद इस बार मेरी कॉमन सेंस ये कह रही है कि मुझे इस 10 लाख का बेनिफिट भी दो। कॉमन सेंस तो यही बोल रही है भाई कि मैंने 20 को ही खर्चा माना है तो मुझे 10 लाख का भी क्या दो, बेनिफिट दो। लेकिन पता कहता है जेन्युइन और इनजेन्युइन के दायरे में बात आ जाती है कई बार। सरकार कहती है ऐसे ही तो तूने इंप्रूवमेंट की होगी बेटा, 20 लाख का तूने घर लिया, ऐसे ही तूने इंप्रूवमेंट की होगी कि उसके बाद टोटल वैल्यूएशन कितना रह गया 15। यानी हमें तेरी इस बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इवन दो चाहे यू हैव लेजिटिमेट प्रूफ अबाउट योर 10 लाख। किसी किसी ऑथर ने ऐसा ओपिनियन भी दे दिया कि ना भाई, कि अगर आप इस 15 को ले रहे हो, अगर आप उस 15 को ले रहे हो तो 20 को भी लो और 10 को भी लो, और अगर आप इस 55 को ले रहे हो तो फिर इस 10 को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। लेकिन ऐसा मानने वाले बहुत 2-4% हैं सर। ठीक, वो भी जो प्रैक्टिकली केस लो में सजेस्ट करते हैं वो वाले बंदे, अकेडमिकली सजेस्ट करने वाला बंदा तो कोई भी नहीं है। तो हमने अकेडमिकली नोट्स पे जाते हुए अपना नोट्स बनाया है क्या, कि अगर हमारी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले हुई होगी तो मैं चाहे एफएमवी लूं या मैं चाहे एक्चुअल कॉस्ट लूं, लेकिन ये जो कर दिया ना काम भैया, ये टोटली क्या है, ये टोटली क्या है,
इररेलेवेंट। कोई डाउट इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हो तो बता दो। ठीक है, चलो जी, इस सीरीज का बस मेरे को लास्ट एग्जांपल आपको करवाना है, आपसे ही सॉल्व करवाना है, उसके बाद आप ये वाले टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। देखना क्वेश्चन क्या है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर वाइज आपका आंसर मैच करना चाहिए, आप ये बात मान लो। 15 अगस्त 1978 परचेज 15 अगस्त 2000 इंप्रूवमेंट नंबर 1, 15 अगस्त 2005 इंप्रूवमेंट नंबर 2, 15 अगस्त 2015। जब क्वेश्चन तुमने करना है तो इंप्रूवमेंट कितनी भी हो सकती है, 3। लास्ट है बस, लास्ट इंप्रूवमेंट नंबर 4 फाइनली सोल्ड कब, 20 जुलाई 2024, 90 लाख में विद ब्रोकर 1% ऑन सेल। ये अमाउंट में लिख देता हूं, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, लास्ट इंपॉर्टेंट और इन एफएमवी 3,90,000। अच्छा, अब रह गए लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंडेक्सेशन नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां का मैं 120 ले लेता हूं, यहां का मैं 210 ले लेता हूं, अपनी मर्जी है, बाकी मैं आपको नहीं बताता। ये 20 जुलाई को बेचा है, चलो देखने में लग रहा है 52,25,015, होना क्या था, सेल आ जाए 90 की जगह 90,000 माइनस कर दूं, थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखूं तो कहना इसे सेल आ जाएगी 89,10,000 नेट सेल, यस और नो। 90 लाख की एक्चुअल सेल कंसीडरेशन 1% ब्रोकर ले जाएगा, दैट इज 89,10,000 माइनस इंडेक्स्ड कोआ, क्या लोगे, 2 और 390 और ऑल इंप्रूवमेंट इनकड बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टोटली इररेलेवेंट। दोनों फंडामेंटल, दोनों वर्किंग नोट्स मेरे क्लियर हो गए कि 2 और 390 में क्या लेना है, 390 और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट। तो फिर क्लियर है सर, 390 डिवाइड बाय 100 इंटू 363 बोले तो 14,15,700, क्लियर। अच्छा, ये वाले काम जब है ना, अब ये टोटली क्या बच गया बेटा, मैथमेटिकली बच गया, 2 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे, 120 इंटू 363, सही है, ठीक, 6,05,000। उसके बाद दूसरी इंप्रूवमेंट करवाई 15/8/2015 को 5 लाख की, 5 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे, 210 इंटू 363, 285। तीसरी इंप्रूवमेंट आपने कब करवाई, 1 मई 2024 को, 24-25 में ही घर बेचा है, 24-25 में इंप्रूवमेंट करवाओगे तो फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, या फिर कर लो 363 इंटू 363, तो एचडी आ जाएगा बेटा कितने लाख, 8 लाख। और आपका जो प्रेस्क्राइब्ड आंसर है वो आ जाएगा 52,25,015। तो अंकित जो 60 बोल रहा था, एक बार मेक श्योर कर ले कहां पर गलती ले रहा था, ठीक है। अच्छा, मेरे को लगता है ये तो बस ठीक है, यही कैपिटल गेन है तो यार ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार ने रूल बनाए हुए हैं, सब कुछ लॉजिक के दायरे में रह के बनाए हैं। मेक श्योर करो बेटा, क्या होता था पहले वो अब क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नवीना कह रहे सर ये मेरी पुरानी हिस्ट्री रही है, जो चीज सिलेबस में नहीं होती है मेरे को, तो आ गया ये समझ तेरे को, ठीक है, ये आ जाता है समझ सर। बोलो जी, सबको क्लियर है। अब देखना क्या करना है आपने सर, अब मैं तो 23-24 में नहीं हूं यार, मैं 24-25 में भी नहीं हूं, मैं 25-26 में हूं। ये जो आपने डायग्राम बनाया था बेटा शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म के अंदर फिर कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अगर आपने इंडेक्सेशन को हटाया है कौन सी तारीख से, 23 जुलाई 24 से, तो यहां तो इंडेक्सेशन था ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म चाहे कल था चाहे आज है, वो क्या है, कंप्यूटेशन का तरीका वेरी वेरी सेम। लेकिन जो यहां पर आपने लिखा
तुम लिख लेना बेटा, चाहे एक बार चाहे समझ लेना। अगर मैं ये तारीख हटा दूं और इसको आज पे ले आऊं, आज आपने नोट करी ना, उसको मत छेड़ना। आज अगर मैं ये डायग्राम बनाता, हाउ टू कंप्यूट एलटीसीजी, तो पक्का पक्का ये डायग्राम कैसा बनेगा? सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्लियर है मैसेज? कुछ भी बेच रहा हूं, चाहे मैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर बेच रहा हूं, बिटकॉइन बेच रहा हूं, ज्वेलरी बेच रहा हूं, कोई भी गोल्ड सिल्वर बेच रहा हूं, फर्नीचर बेच रहा हूं, बिल्डिंग बेच रहा हूं, डिवेंचर बेच रहा हूं, बॉन्ड बेच रहा हूं, कुछ भी एनीथिंग, जो भी चीज मैं लॉन्ग टर्म होके भी अगर सेल करूंगा, तो सरकार कहती है हम किसी भी कीमत को क्या नहीं करेंगे, इंडेक्स नहीं करेंगे, और आपका जो गेन आएगा ना वो अकॉर्डिंगली आएगा। सर इस क्वेश्चन में अपन ने बोला था आज अगर ये क्वेश्चन करना हो आज, तो फिर आंसर कितना आएगा सर? 80 माइनस 40 कितना? 40। तो वैसे अगर मैं देखूं सर, एक ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया, बिल्कुल लेटेस्ट में जो क्वेश्चन किया था, अगर मैं इसको बिल्कुल लेटेस्ट में ये नहीं किया, ये किया था, अगर मैं ये तारीख बदल दूं, नहीं ये सेल वाली, ये तो मैं सेम ले लेता हूं 1 अप्रैल 2024, और ये मैं तारीख ले लेता हूं बिल्कुल आज की 25 दिसंबर 2025, कंप्यूट एलटीसीजी, कॉमन सेंस कंप्यूट एलटीसीजी। सर आज की तारीख है ना 23 जुलाई 2024 के बाद, इंडेक्सेशन तो हैव बीन एलिमिनेटेड, इंडेक्सेशन हैव बीन एलिमिनेटेड, लेकिन बाकी ऑल अदर रूल्स आर सेम। बोलो क्या होगा? बेचा कितने में? निवासी 10 माइनस कोआ, क्या इंडेक्स हट जाएगा? इंडेक्स हट जाएगा माइनस कोआ। बोलो जी कितना माइनस कोआ? कोआ तो होएगा ही, 2 और 390 में कितना हो जाएगा? 390। इंप्रूवमेंट बेकार, बट इज कोई, एक 2 लाख माइनस कर दूंगा सीधा सीधा, एक 5 सीधा सीधा माइनस कर दूंगा, एक 8 सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। मतलब उस सेंस में अगर मैं बात करूं, हाँ चलो आंसर तो आ गया। मैं ये कह रहा था कि उस सेंस में बात करूं तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया सर, भी ठीक है ना। अच्छा आधी जनता तो अपनी मैथ में गड़बड़ कर देती है, लाइक मी, भी ठीक है ना। क्यों? वैसे खुद से करो तो ठीक हो जाए, पेपर में वो कॉन्फिडेंस बनता नहीं, कैलकुलेटर अपने को यूज करना है ना, ठीक है ना। लेकिन अब मेरे लिए जनरली क्या हो गया सर? आसान। लेकिन जैसे ये इंडेक्सेशन हटा ना 23 जुलाई 2024 को, तो कंट्रोवर्सीज अराइज होनी स्टार्ट हो गई सर, ठीक है। शायद ये तो पिछले सेशन की बात थी, शायद आपको पता भी हो, ठीक है। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, कुछ पॉलिटिशियंस, राघव चड्डा शायद, आई थिंक से चड्डा ही नाम है क्या उसका, परिणीति चोपड़ा का जो हस्बैंड है, नहीं वो उस वीडियो उसकी आई थी, उसने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। चलो जी ओ भाई समझने की ट्राई करो, अपने पेपरों में ना ये यही चीज काम आएगी जो आप पढ़ रहे हैं आप, बस। हाँ कंसीडर, अच्छा एक बार वापिस से देख लो बेटा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया आपको कि ये जो अपने आज अगर एलटीसीजी निकालना है, थक जाते हो बेटा तुम, 1 घंटे बाद ना वार्तालाप मोड में आ जाते हो। हर्षदीप क्या मिस हो गया? ये बड़ा ट्रिकी चैप्टर है बेटा। मैंने तो एक बात आपको बोली थी, सारा इनकम टैक्स एक तरफ है और ये एक तरफ है। अगर आप 10 दिन बाद ये कहते हो सर कैपिटल गेन हम कभी गलत नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। रिपीट, आज अगर मुझे एलटीसीजी निकालना हो, ऑल अदर पॉइंट्स आर सेम, लेकिन जो इंडेक्सेशन था ना वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिमूव। एक एग्जांपल पे आते हैं सर। मान लो एक बंदे ने 24 जुलाई 2024 को घर बेचा, लिया उसने कब था? मान लो 15 अप्रैल 2001 को, जनरल एग्जांपल है, क्लास से मैं बाहर आ गया हूं, ठीक है, क्लास से मैं क्या आ गया हूं? बाहर। घर लिया 20 लाख का, आज बेच दिया उस बंदे ने 80 लाख का, आज बेच दिया 80 लाख का, ठीक। फाइंड आउट एलटीसीजी, फाइंड आउट एलटीसीजी। 60, मैं बताना चाह रहा था इस एग्जांपल से, फोकस ऑन तारीख। ऐसा होगा नहीं जो बच्चे अब पेपर देंगे जनवरी वाले,
उनको तो एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी व्हाट इज द डेट, क्योंकि वो 23 जुलाई से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। आपके केस में नहीं होगा। अगर हो गया तो पिछले साल का एलटीसीजी कितना आ गया सर? 60 लाख। अब सोच के देखो, अगर यही घर मैंने 22 जुलाई को बेचा होता, अगर यही घर मैंने 22 जुलाई को बेचा होता, तो इंडेक्सेशन विल बी देयर, डिवाइड बाय 376, यानी 75,20,000, 363 होगा। 363 होगा तो 1260 क्या 7260, और गेन कितना आ गया? अब एक बात को समझो कि सरकार ने क्या कर दिया यार, 2 दिन बाद मैंने मेरा घर बेचा विद सेम अमाउंट, एक गेन जो 40 आता और 60 लाख। ठीक, अब यहां पे मेरा टैक्स बनता था कितना? एक 48। जैसे ही अपन ने रोना स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट मेरा जो गेन 740 आना चाहिए था वो कितना आ गया? 60। तो कहते हैं एक जगह अगर तुम्हारा नुकसान करवाया है तो एक जगह तुम्हारा बेनिफिट कर देते हैं, इस रेट को 20 की जगह क्या कर देते हैं? 12.5। मैंने कहा जी अब ओके है। अब बात क्या है, देखे ना, 60 लाख का 12.5%, 7.5 लाख। अब कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, यार इतना चालू कैसे बन सकती है यार, कि तुम 20% के हिसाब से टैक्स बनता था 148, जैसे ही हम रोए तो उन्होंने जवाब दिया कि 20 की जगह क्या कर दिया? 12.5। यार चेंजेस थोड़े मोटे हो तो बात समझ आती है यार। एक बंदा अपने ही घर को 2 दिन बाद सेम रेट पे बेच दे, डेट तो अलग हो गई, एक बंदा अपना ही घर 2 दिन बाद सेम रेट पे अगर बेच दे तो सरकार की वर्किंग, चाहे इनकम 40 से 60 लाख निकाल लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनकम चाहे 40 से कितने निकाल दो, 60 लाख निकाल दो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मेरा जो टैक्स 148 से 750 हो गया, तो ये थोड़ा क्या हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया, ज्यादा चेंज हो गया, ऐसा कहना चाह रहा हूं। इसके लिए सरकार ने हमें एक रिलैक्सेशन और दे दी। जनरली आज का लेक्चर क्या था? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। टर्म बड़ा सिंपल सा, सबको समझ आ गया होगा। लॉन्ग टर्म उस तारीख से पहले क्या करने का? इंडेक्स 23 जुलाई या उसके बाद, 23 जुलाई या उसके बाद, और वो भी 2024 वाली में इंडेक्स नहीं करने का। इनकम हमेशा कितनी आएगी इस एग्जांपल में? इनकम इस एग्जांपल में हमेशा कितनी आएगी? 60 लाख। लेकिन जो मैंने आपको वर्किंग करके दिखाने की ट्राई की कि कभी मेरा टैक्स 148 बनता और आज कितना बन गया? 750, तो सरकार ने उस बात की एक रिलैक्सेशन दी, वो नोट। बस ये लास्ट है बेटा। हाउएवर इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, खाली लैंड की बात कर रहा हूं, खाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, या दोनों चीजों की एक साथ बात कर रहा हूं, उसके अलावा और कहीं नहीं, उसके अलावा और कहीं नहीं। अगर आपने लैंड बेची है, बिल्डिंग बेची है, दोनों चीजें बेची हैं, तो इनकम निकालेंगे नॉर्मली। उससे पहले तो जो था वही था, चेंज ही नहीं होता ना बेटा। उससे पहले तो अगर इस तारीख के बाद आपने लैंड बेची है या बिल्डिंग बेची है या दोनों चीज बेची है, तो इनकम निकालेंगे नॉर्मली। लेटर से मेरी इनकम कितनी आती है इस क्वेश्चन में? 60। क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या हो गया उस तारीख के बाद? इंडेक्सेशन नहीं है। लेकिन जब टैक्स निकालेंगे आपको दे देंगे चॉइस, आपको दे देंगे क्या? चॉइस। 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब लेट अस एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया पीछे वाला ही,
एक बार लिखो, चॉइस नंबर 1 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब यही क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में 2 नंबर का, और बंदे ने ऑप्शन दे रखे, फाइंड आउट द इनकम, फाइंड आउट द इनकम ऑफ द राम, एक 740, बी 60 लाख, सी 80 लाख, या डी नन ऑफ द अबव। तो इनकम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो 60 ही रहेगी, इनकम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो कितनी रहेगी, 60 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं फाइंड आउट टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम, देन आंसर विल बी, वो करके देखेगा सर, वो इनकम निकालेगा 60, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू टैक्स पेबल तो राम कहेगा कि सर मुझे ना दोनों बेनिफिट दे दो। ये आज भी हो गया, आज अगर मैंने ये घर बेचा हो, आज बिल्कुल आज, मैं इस तारीख को बदल देता हूं, थोड़ा आंसर बदल जाएंगे, चलो छोड़ो, अब ये ऑप्शन आज भी मेरे पास रहेगा सर, लेकिन कौन से केस में, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इनकम निकलेगी हमेशा 60, टैक्स निकलेगा सर वो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करके देख लेना। आज अगर बेचा होगा ना तो इंडेक्सेशन करके तो इनकम और भी कम आ जाएगी, मानोगे कि नहीं मानोगे? वही घर जो मैंने 20 लाख का लिया था, आज अगर बेचूं 80 लाख में तो इनकम तो आज भी कितनी आएगी, 60, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट शायद और भी बढ़ जाएगी, वो वाली इनकम शायद और भी कम हो जाएगी। तो आप करके देखना, बिना इंडेक्सेशन जो इनकम आई थी 12.5%, विद इंडेक्सेशन जो इनकम आई है उसका कितने परसेंट है, 20%। मेक श्योर करो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ये हाईली ट्रिकी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता है इन पॉइंट्स पे क्लैरिटी नहीं होगी स्टूडेंट्स को, पब्लिक टीचर्स को। बोलो हाँ, 148, 148, हाँ मतलब तू दूसरे तरीके से रीड कर, मैंने तुझे बोला होता फाइंड आउट द इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर राम, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एज बिंग स्टूडेंट आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप इनकम में आंसर क्या दोगे, 60 लाख। फाइंड आउट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम, तो तू आंसर क्या देगी, 148 प्लस वो 4% आप करेंगे, वो आप समझेंगे, वो जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, बेटा वो टाइम पास था, वो हम ना अलग तरीके से समझेंगे टैक्स कैसे निकलता है एक बंदे का, बात सारी वही होगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा बस। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, आफ्टर, मैंने क्या लिख दिया, आफ्टर और बिफोर, नहीं 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 लिख रहा था, आफ्टर और ऑन, ऑन और आफ्टर, यार कमाल ही है, मतलब समझो यार उस बात को, क्यों क्लैरिटी नहीं है, ऑन और आफ्टर, बेटा इसमें नहीं होगी तो होगी नहीं सही कह रहा हूं, इसमें ही क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर होगी नहीं, मेरी बात कर रहा हूं मैं। मतलब जो भाभी का डाउट था कि 23 जुलाई कहाँ काउंट होगा, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, अच्छा ये, अच्छा किसी ने अगर मन में आया सर ये 23 जुलाई क्यों, तो गवर्नमेंट चेंज होती है बेटा हर 5 साल में, ठीक है ना, 2014 में, 2019 में, 2024 में, और जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो फिर नए मिनिस्टर्स आते हैं, इंटरिम बजट आता है जून जुलाई में, तो ये इंटरिम बजट आया था 2024 का, ठीक है ना। चलो जी, तो कोई होमवर्क था नहीं, अबाउट सैलरी आपने थोड़ी सी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है।